वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। समझेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, इसमें क्या क्या पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में। जो वीडियो है, जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो समझते हैं कि एक्चुअल में पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको पल्मोनरी वर्ड देखने को मिल रहा है, दूसरा आपको एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, ये जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? पल्मोनरी वर्ड जो है लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, एम्बोलिज्म का मतलब यहाँ पर होता है कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है। ठीक है, जो एम्बोलिज्म होता है ये क्या हो सकता है? एक टाइप का इम्बोलस जो होता है, वो जो इम्बोलस है वो कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है या फिर कोई एयर का बबल हो सकता है। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, या फिर कोई एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, या फिर कोई अदर फॉरेन मटेरियल हो सकता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एम्बोलिज्म क्या होता है? जो एम्बोलिज्म होता है ये कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है, या फिर कोई एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, या फिर एयर का बबल हो सकता है, या फिर कोई अदर फॉरेन मटेरियल हो सकता है, जिसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी का मतलब लंग्स और एम्बोलिज्म का मतलब ब्लड क्लॉट। तो यहाँ पर जो लंग्स हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। आइए समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी डिफिनीशन क्या होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए मेडिकल इमरजेंसी। क्या है जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है? दैट अकर्स व्हेन ए ब्लड क्लॉट ट्रेवल्स टू द लंग्स एंड ब्लॉक्स वन और मोर पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पर होता क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है ये क्या करता है? ट्रेवल करता है। कहाँ पर ट्रेवल करता है? जो हमारी लंग्स होती हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज के अंदर जब कोई ब्लड क्लॉट ट्रेवल करता है, ठीक है, जब कोई ब्लड क्लॉट ट्रेवल करता है लंग्स की आर्टरी में, तो क्या होता है? जो लंग्स की आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। क्या होती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो लंग्स की आर्टरी हैं, वन आर्टरी ब्लॉक हो सकती है या फिर वन से ज़्यादा आर्टरी ब्लॉक हो सकती हैं, राइट, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ये क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस कंडीशन में क्या होता है? जो ब्लड क्लॉट होता है ये ट्रेवल करता है, और ट्रेवल होकर के क्या करता है? जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, यानी लंग्स के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसमें फंस जाता है, वहां पर ब्लॉकेज कॉज करता है। ठीक, लंग्स की आर्टरी में ब्लॉकेज कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है लंग्स में, और इस कंडीशन को हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कुछ इस टाइप का जो एम्बोलिज्म है वो फंस जाता है। ठीक है, एम्बोलिज्म जब फंस जाता है तो क्या होता है? ये जो आर्टरी होती है ब्लॉक हो जाती है। अभी एक आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर जब ब्लॉकेज होता है तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? जो ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है, जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? लंग्स में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की और रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कॉजेज की बात करें तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट जो मेन कॉज है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट में डीवीटी बोलते हैं। ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है
ये सबसे मेन कारण है पल्मोनरी इम्बोलिज्म का। ठीक है, सबसे मेन जो कॉमन कॉज है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारे लेग होते हैं, हमारे जो लेग्स की हमारे लेग्स की जो वेन होती हैं, हमारे लेग्स में जो डीप वेन होती हैं, उनमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। वो जो ब्लड क्लॉट्स हैं हमारे लेग्स के वेन में, ठीक है, हमारे लेग्स के वेन में जो ब्लड क्लॉट्स हैं ये ट्रेवल होकर के जो हमारे लंग्स की आर्टरीज होती हैं वहाँ पर फंस जाते हैं और वहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इसका मेन कारण है वो क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसकी वजह से पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप ज़्यादा टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से अगर आप एक्टिव नहीं है, ठीक है, इनएक्टिविटी के कंडीशन में है, अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं या फिर किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इनएक्टिव हैं, तो उस कंडीशन में भी पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपर कोगुलेबल स्टेट। मान लीजिए जो आपके अंदर जो ब्लड कोगुलेशन सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन सिस्टम है उसमें हाइपर एक्टिविटी होने लगती है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क इंक्रीज जब हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पल्मोनरी इम्बोलिज्म होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है सर्जरी। कई बार क्या होता है, सर्जरी के कंडीशन में या फिर ट्रॉमा के कंडीशन में या फिर कोई अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इन कंडीशंस में भी पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हुई, तो उस टाइम पर कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है जो कि लंग्स के आर्टरी में फंस सकता है और पल्मोनरी इम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कैंसर। कई बार कई सारे रिसर्चेज में देखा गया है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी चलती है, तो इस कीमोथेरेपी के कारण भी यहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जब उनमें कीमोथेरेपी चलती है तब उस टाइम पर जो ब्लड कोगुलेशन सिस्टम उनका होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी इम्बोलिज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं और जिनकी एज ज़्यादा है, तो इन कंडीशंस में भी यहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि भाई एक्चुअल में जो पल्मोनरी इम्बोलिज्म है ये कैसे कैसे डेवलप होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बोलिज्म बोलते हैं। कोई भी इम्बोलिज्म हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, एयर का बबल हो सकता है या फिर कोई एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड क्लॉट होता है ये क्या करता है, डिसलोडेज होता है। डिसलोडेज का मतलब वो अपनी जगह से उखड़ जाता है। ठीक है, अपनी जगह से हट जाता है। अपनी जगह ब्लड क्लॉट अपनी जगह से हटने के बाद क्या होता है, वो ट्रेवल होने लगता है। और ये जब ट्रेवल होता है तो कहाँ पहुँचता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये जो क्लॉट होता है ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। अब ये जो क्लॉट है ना, ये मोस्ट कॉमनली जो है जो डीप वेन होती हैं लेग्स में, वहां से ओरिजिनेट होता है। जो हमारे लेग्स में जो डीप वेन होती हैं वहां से ब्लड क्लॉट ओरिजिनेट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये कहाँ पहुंचता है, ये लंग्स में पहुंचता है। किसके थ्रू लंग्स में पहुंचता है, जो हमारा राइट साइड होता है, राइट साइड जो हार्ट होता है, उस राइट साइड हार्ट से लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड हार्ट से होते हुए लंग्स में पहुँचता है। अब वहाँ पर लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये जो ब्लड क्लॉट है कहाँ जाता है, राइट साइड हार्ट से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वहाँ पर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। किसकी वजह से, ये जो क्लॉट जो आर्टरी के अंदर जब जाता है तो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजनेशन भी डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी इम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की यानी कि सिम्टम्स की, अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले इस पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। ठीक है। सडन ऑनसेट में बी सीवियर, ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है सडन ऑनसेट होगी और सीवियर भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, चेस्ट पेन जो होगा शार्प होगा और वॉर्सन विद डीप ब्रीथ के साथ साथ क्या होगा, पेशेंट में जो डिफिकल्टी होगी, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसके साथ साथ चेस्ट पेन भी जो है बढ़ता जाएगा और पेशेंट में कफिंग भी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में रैपिड हार्ट बीट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं, और पेशेंट में कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो कफ होगा इसमें ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, जो कफ होगा उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट में लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और लेग्स में पेन देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में लेग्स में स्वेलिंग होगी और पेन भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सिम्टम्स हैं जो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि भाई हम पेशेंट में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, पेशेंट में सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में CTPA बोलते हैं। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इससे क्या पता चलता है, मोस्ट कॉमन इमेजिंग स्टडी। ये क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन इमेजिंग स्टडी है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स में आर्टरीज होती हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज के अंदर कोई अगर ब्लड क्लॉट है तो उसको विजुअलाइज करने के लिए, ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टेस्ट है वो है डी डाइमर। देखिए जो डी डाइमर टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, जो डी डाइमर प्रोटीन होता है इसके अमाउंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको ब्रेकडाउन करवाती है। ठीक है, तो डी डाइमर में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसके लेवल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन में क्या होता है, यूजफुल व्हेन CTPA इज कंट्राइंडिकेटेड। ये जो टेस्ट आपने पढ़ा था CTPA, ये जब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, मतलब इस टेस्ट को जब हम नहीं कर सकते हैं तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन किया जाता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और लंग्स के अंदर लंग्स के अंदर जो एयर फ्लो और ब्लड फ्लो है उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो और एयर फ्लो के अमाउंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन का यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट, इस टेस्ट में होता क्या है, जब पेशेंट ब्रीथ करता है तब उस टाइम पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमारे लंग्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद इमेजेस को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद में उस इमेजेस को विजुअलाइज करते हैं। राइट, तो ये हो गए आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि भाई हम पेशेंट में क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट में क्या देते हैं, एंटी कोआगुलेशन देते हैं। पेशेंट को एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो यहाँ पर मोस्ट कॉमन एंटी कोआगुलेंट होता है वो हमारा हिपैरिन होता है। ये जो हिपैरिन होता है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एंटी कोआगुलेंट ड्रग है जो कि पेशेंट को ओरली दिया जाता है। राइट, इसके साथ साथ वारफेरिन जो है ये भी हम पेशेंट को देते हैं, और कई सारे ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली ओरल पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कोगुलेशन हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हैं उसको डिसॉल्व करने का काम किसका होता है, एंटीकोगुलेंट्स का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, पेशेंट को क्या दिया जाता है, सीवियर कंडीशन में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में क्या होता है, कई ऐसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, कई ऐसे एंटीकोगुलेंट, ऐसे थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू जो ब्लड क्लॉट होता है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड क्लॉट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका इन्फेरियर वेना कावा फिल्टर। इन्फेरियर वेना कावा फिल्टर में क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये तब हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फर्दर, बार बार अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी पेशेंट को हो रहा है तब उस कंडीशन में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इन्फेरियर वेना कावा फिल्टर। इन्फेरियर वेना कावा फिल्टर में क्या होता है, जो हमारी इन्फेरियर वेना कावा वेन होती है इसमें हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, एक फिल्टर डिवाइस होती है, उस डिवाइस का यूज़ किया जाता है इन्फेरियर वेना कावा वेन के अंदर। वो जब डिवाइस इसमें इंसर्ट कर दी जाती है एक सर्जरी के थ्रू, तब क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है, ब्लड जो है फिल्टर होकर के हार्ट और लंग्स में जाता है, जिससे क्या होता है, रिस्क रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्टिव मेजर्स, हम पेशेंट को कुछ सपोर्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं, ठीक है, पेन मैनेजमेंट करते हैं और पेशेंट को फ्लूइड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये था कुछ कॉमन मैनेजमेंट जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कंडीशन में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इस नोट्स को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।